सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ एन अकेडमी। माय नेम इज आशिफ एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी एट अन अकेडमी। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 की, फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस की थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस चैप्टर में आप आगे समझने वाले हो। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम समझेंगे मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और कौन कौन से लॉज दिए थे, जो कि नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो समझेंगे। इसी तरीके से डाई हाइब्रिड के अंदर भी जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो समझेंगे। ओके, चलिए समझते हैं आज के सेशन को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। जो क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एक ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? सो यस, आई नो, आप सभी लोगों को पता है आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिनोटाइप, राइट। फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और अगर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट की हम बात करें तो उसको क्या कहा जाता था? जीनोटाइप। वेरी गुड। चलिए आज इसको हम और डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडल की इस जर्नी को, है ना। देखो, मेंडल जो है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उसका एक रीजन है, क्योंकि उन्होंने पी प्लांट के ऊपर 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। और यह पहली बार ही था कि मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और कुछ एनालिटिक अप्रोच इसमें डाली, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें बताई। और मेंडल जो है अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे चल रहे थे। तो एक्चुअल में जब मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया तो लोगों को इस बारे में ज्यादा पता नहीं था और मेंडल को रिकॉग्निशन उस टाइम पे नहीं मिली, लेकिन कुछ टाइम बाद में जाकर के मिली। समझेंगे वो कब जाकर के मिली। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। देखो, मेंडल का जो पूरा नाम है वो है ग्रिगोर जोहन मेंडल। ग्रिगोर जो है एक रिलीजियस टाइटल होता है, ग्रिगोर क्रिश्चियनिटी के अंदर। और जो इनका जन्म हुआ था वो 1822 के अंदर हुआ था और 1884 के अंदर इनकी डेथ हो चुकी थी। अब 1884 को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आगे आपको एक चीज बताऊंगा। 1884 में इनकी डेथ हुई थी। चलिए, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली बार मैथमेटिकली मेंडल ने ही प्रूव किया था इनहेरिटेंस के लॉज को, कि किस तरीके से एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, किस तरीके से आई का कलर एक पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग वाली जनरेशन में जा रहा है, किस तरीके से हेयर का कलर ट्रांसमिट हो सकता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि किस तरीके से एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। और इन्होंने यह भी बताया था कि कोई ऐसी एक चीज है जो इस कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, जिसको बाद में जाकर के नाम पड़ा जीन, लेकिन उस जीन का उन्होंने नाम यहां पर दिया था फैक्टर। चलिए आगे समझते हैं। देखो, ही परफॉर्म्ड मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी प्लांट। इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। किस प्लांट के ऊपर? गार्डन पी प्लांट के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है, आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ओके, फॉर 7 ईयर्स, मतलब 7 सालों तक इन्होंने गार्डन पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और ये जो ईयर था ये 1856 से लेकर 1863 तक। तो यहां पर 7 साल मेंडल ने क्या किया? पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और जो इनकी ऑब्जर्वेशन थे, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं, और उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लॉज दिए जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। It was the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. अब क्योंकि ये बायोलॉजी के मतलब बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट हो गया जेनेटिक्स का जो है, लेकिन इसके अंदर सबसे पहली बार इन्होंने ही है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला और जो एनालिटिकल अप्रोच थी वो सबसे पहली बार दी थी। इससे पहले और कोई साइंटिस्ट नहीं आया था, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, पी प्लांट को चूज किया इन्होंने और इनका पूरा नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल। इनका जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था। 1884 में इनकी डेथ हुई थी। 7 सालों तक गार्डन पी प्लांट के ऊपर या पाइसम सेटाइवम के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और ये 7 साल जो थे 1856 से लेकर के 1863 था। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
मेंडल ने क्या किया, 3 लॉज प्रपोज किए थे। जो भी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया, जो कंक्लूजन इनको समझ में आया, उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लॉज दिए थे जो बताते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ही प्रपोज 3 लॉज विच एक्सप्लेन्स द मैनर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं वो इस चीज को बताता है। इनके 3 लॉज के द्वारा हम उस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन अफसोस ये हुआ कि मेंडल को उस टाइम पे रिकॉग्निशन नहीं मिली, क्योंकि इनका दिमाग तो तेज था। इन्होंने तो अपने अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेरिमेंट करने थे, कंक्लूजन देने थे, लॉज देने थे, दे चुके। लेकिन समझने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जब तक बाकी के लोग नहीं समझेंगे इनको रिकॉग्निशन मिलेगी कैसे? क्योंकि बाकी को लगा है पता नहीं क्या इसने तो ये कर दिया और अपनी तरफ से कुछ बता रहा है। लेकिन हम बात करेंगे कि इनको कब इनको रिकॉग्निशन मिली, कब इनको पहचान मिली, कब इनके कामों को पहचान मिली। ठीक है, मेंडल्स वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे उनके वर्क को पहचान नहीं मिली। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट थे उसको डिस्क्राइब किया था, उसके रिजल्ट को डिस्क्राइब किया था 1866 में। आप यहां पर देखिए 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, 7 सालों तक। और जो भी कंफर्मेशन इनको हुई, जो कंक्लूजन इनको निकला, वो 1866 के अंदर इन्होंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, कि भाई मुझे अपने एक्सपेरिमेंट से ये चीजें पता लगी है। लेकिन उस टाइम पे उनको पहचान नहीं मिली, लेकिन पहचान जाकर के मिली 1900 में। अब मैं आपको बता रहा था कि जो डेथ का ईयर है वो जरूर याद रखना। तो देखो इनकी डेथ कब हुई थी, 1884 में। पहचान कब मिली, 1900 में। क्या फायदा, मतलब डेथ के बाद में इनके कामों को लोगों ने सराहना स्टार्ट किया कि हाँ यार, मेंडल ने जो बात कही थी वो सारी की सारी सही थी। तो ऐसे 3 साइंटिस्ट थे ये जिन्होंने इनके कामों को रीडिस्कवर किया। बाकी लोग तो भूल चुके थे, लेकिन 3 साइंटिस्ट यहां पर ऐसे थे जिनमें पहले जो साइंटिस्ट हैं, पहले साइंटिस्ट जो है यहां पर वो है ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज जो है हॉलैंड से हैं। दूसरे साइंटिस्ट है कार्ल कोरेंस जो है जर्मनी से, कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी। एंड द थर्ड साइंटिस्ट वाज एरिच वॉन शेरमार्क, ऑस्ट्रिया से। इन तीनों साइंटिस्ट ने 1900 में आकर के मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। और इनको काफी ज्यादा शौक लगा कि मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे के सारे सही थे। और फिर इनको 1900 में जो है इनके कामों को पहचान मिली। और ऑल थैंक्स टू दीज 3 साइंटिस्ट। अगर ये 3 साइंटिस्ट नहीं होते तो मेंडल के कामों को पहचान ना मिल पाती, और आज हम मेंडल के इन सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ ना ही रहे होते। चलिए अब देखो, इससे रिलेटेड हम यहां पर साथ के साथ में क्वेश्चन भी करते जाएंगे ताकि आपके साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहे। क्वेश्चन है, मेंडल्स फाइंडिंग्स वर रीडिस्कवर्ड बाय। तो मेंडल का जो काम था उसको किसने रीडिस्कवर किया था? कौन से वो 3 साइंटिस्ट थे? ह्यूगो डी व्रीज, सही बात है, कार्ल कोरेंस एंड एरिच वॉन शेरमार्क। तो तीनों ने ही इनके कामों को रीडिस्कवर किया था। नाम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है जो कि काफी कॉमन है लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? कौन से वो साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से पुकारा जाता है? तो काफी इजी है, मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया, है ना? ये भी तो हो सकता है कुछ और प्लांट भी वो ले सकते थे, पी प्लांट ही क्यों लिया? क्या मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट के पीछे क्या पूरा का पूरा साइंटिफिक फैक्ट था, बायोलॉजिकल फैक्ट था, या कहीं ना कहीं इनको लक ने भी साथ दिया है? उसके बारे में अब समझते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे, मेंडल ने जो है गार्डन पी प्लांट सेलेक्ट किया। इसको हम एडिबल पी भी बोलते हैं, गार्डन पी भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम में क्रोमोसोम्स के नंबर 14 होते हैं, 2n डिप्लॉइड है और क्रोमोसोम्स के नंबर 14 होते हैं। अब बात करते हैं पी प्लांट ही क्यों चूज किया, कुछ और प्लांट भी तो चूज कर सकते थे। तो 1 बाय 1 करके समझते हैं। देखो एक एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी। सबसे पहली चीज जो है, मेंडल जो पी प्लांट है उसका लाइफ स्पेन छोटा होता है। ये 1 साल का एक पौधा होता है। मतलब इसमें अगर रिजल्ट आपको देखने हैं तो 1 साल के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। मतलब अगर इन्होंने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 डिफरेंट जनरेशन इन्होंने चेक की होगी उस दौरान। ठीक है, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, इनके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। अभी आगे आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कैरेक्टर की बात करें, प्लांट की हाइट, तो इसमें 2 तरीके की हाइट थी प्लांट की। कुछ प्लांट तो थे लंबे, कुछ प्लांट थे छोटे। ठीक है, इस तरीके से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो इस प्लांट के अंदर पाए गए, जो मेंडल को ज्यादा सही लगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। इसका फायदा क्या होता है? उसी एक फ्लावर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी हो जाता है।
या उसी एक फ्लावर की वजह से दो डिफरेंट फ्लावर हैं तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। तो यहां पर पी प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। जी हां, मेंडल को लक भी साथ दिया था। मेंडल के यहां पर जो मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जितने भी एलिल्स का उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो सभी एलिल्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे सेपरेटेड थे। तो कोई भी एलिल साथ में आकर के नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गया। वो हम आगे अभी समझेंगे कि कौन सा वो लॉ था जिसके बेसिस पे मेंडल ने ये बताया था कि जो एलिल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। चलिए अब हम समझते हैं क्रॉसिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय मेंडल। मेंडल ने जो क्रॉसिंग टेक्निक यूज की थी वो कौन सी थी? देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। दो डिफरेंट पेरेंट्स को या दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पेरेंट को इन्होंने क्या किया, सेलेक्ट किया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, प्योर लाइन बनाई। उसकी प्योर लाइन का मतलब है ऐसे कैरेक्टर जिसको कंटिन्यूअसली आप कितना भी सेल्फ पोलिनेशन कराओ उनके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है जो टोल है, आप इस टोल प्लांट का सेल्फ पोलिनेशन कितना भी करा दो लेकिन ये हमेशा टोल रहेगा, हमेशा कभी भी ड्वार्फ नहीं होगा ये, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे, है ना, प्योर लाइन प्लांट। इमेस्क्यूलेशन, देखो इमेस्क्यूलेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। मान लीजिए कि मेंडल को सेल्फ पोलिनेशन रोकना है। अब हम जानते हैं सेल्फ पोलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर होता है ना। उसी फ्लावर्स के एंथर से निकल के पोलन ग्रेन्स गिरेंगे स्टिग्मा के ऊपर और वो हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन। तो मेंडल ने यहां पर क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए, या यूं कहें जब उनको क्रॉस पोलिनेशन कराना था तो उन्होंने क्या किया, इमेस्क्यूलेशन किया। इमेस्क्यूलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एंथर को रिमूव कर दिया ताकि उसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो सके। इसके अलावा बेगिंग भी उन्होंने की। बेगिंग में क्या होगा, अनडिजायर्ड पोलिनेशन को रोकने के लिए, फॉर एग्जांपल स्टिग्मा के ऊपर बेगिंग लगा देंगे, हम उसको कवर कर देंगे ताकि उसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए। फिर अपने अकॉर्डिंग ही वहां पर पोलन ग्रेन्स अगर स्प्रे करें तो हम अपने अकॉर्डिंग या तो उसको सेल्फ पोलिनेशन करा सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं। तो मेंडल ने ये कुछ टेक्निक्स यूज की। यहां पर पोलिनेशन मैंने आपको बता दिया, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने पोलन ग्रेन्स को स्प्रे करा करके पोलिनेशन करा दिया और उससे जो सीड्स मिले उनके अंदर उन्होंने चेक किया कि वो प्लांट कौन से कैरेक्टर वाले निकल रहे हैं, ठीक है। ये एक बेसिक टेक्निक थी जो मेंडल ने फॉलो किए अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। अब मेंडल की सक्सेस का रीजन क्या रहा था? एक तो हमने बात की थी कि जो पी प्लांट है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी मेंडल का सक्सेस था। लेकिन यहां पर देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग या प्योर कैरेक्टर वाले प्लांट को ही लिया था। मैंने अभी बताया था प्योर कैरेक्टर कौन सा होता है, जिसको आप कितनी भी जनरेशन तक सेल्फ पोलिनेशन करा दो उस कैरेक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोल कैरेक्टर है तो उस टोल कैरेक्टर वाले प्लांट का सेल्फ पोलिनेशन कितनी भी जनरेशन तक आप कराए जाओ हमेशा वो टोल ही आएगा। तो ऐसी ब्रीड को हम बोलते हैं प्योर ब्रीड या प्योर टोल प्लांट। ओके, ही स्टडीड सिंगल ट्रेट एट ए टाइम। और उन्होंने क्या किया, एक ही ट्रेट को यूज किया एक टाइम पे ताकि अच्छे से रिजल्ट को चेक किया जा सके। ही केप्ट एन एक्यूरेट मैथमेटिकल रिकॉर्ड। और साथ में जितने भी एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म कर रहे थे उनका जितना भी रिकॉर्ड उनके पास आ रहा था मैथमेटिकली, उन रिकॉर्ड्स को वो एक्यूरेटली रख रहे थे अपने पास में, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि कौन से वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है पी प्लांट के अंदर जो मेंडल को अच्छे लगे या मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किए। तो देखो, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यह आता है स्टेम की हाइट। मतलब स्टेम की हाइट दो तरीके की होती है। एक पी प्लांट ऐसा होता है जो लंबा है, एक पी प्लांट ऐसा होता है जो छोटा होता है। तो एक तो हो गया टोल और दूसरा हो गया ड्वार्फ। टोल मतलब ज्यादा हाइट वाला प्लांट और ड्वार्फ मतलब छोटा हाइट वाला प्लांट। एक हो गया फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन हो सकता है साइड में हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल। अगर फ्लावर की पोजीशन टॉप पे होती है, टर्मिनल पार्ट पे होती है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। ये दो कैरेक्टर हो गए। अब इसको कॉन्ट्रास्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑपोजिट टाइप के हैं, एक लंबा है तो दूसरा छोटा है। ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से जो पी प्लांट की फली होती है, पोड, उसके अंदर कलर्स उसके दो होते हैं, पोड कलर। एक होता है येलो, दूसरा होता है ग्रीन। पोड की जो शेप होती है, आपने देखा होगा मटर की जो शेप होती है, कुछ मटर तो फूले फूले से आते हैं, कुछ मटर ऐसे आते हैं चिपके हुए, जिनकी फली एकदम चिपकी हुई सी होती है, ठीक है। तो पोड की शेप इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई और दूसरी कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब आपस में चिपकी हुई। इसी तरीके से फ्लावर का कलर होता है। फ्लावर के कलर दो टाइप के होते हैं यहां पर, एक पर्पल है और एक व्हाइट है। इसी तरीके से सीड का कलर या तो येलो है या ग्रीन है, या सीड का शेप की अगर बात करें या तो राउंड है या रिंकल्ड है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो पेयर्स के अंदर पाए जा रहे थे। यहां पर एक ट्रेट अलग है, दूसरा ट्रेट अलग है। तो यहां पर अगर मेंडल ने सोचा कि इन सभी को एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाए, उससे पता लग सकता है कि कौन सा कैरेक्टर या ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है।
ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको विद नेम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सा होता है, और रिसेसिव कौन सा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंडल के लॉज के बारे में ना। उससे पहले हम यहां पर समझते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहले इस क्रॉस के नाम से इसको समझते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, लेट मी चेंज द कलर। ओके, मोनो मतलब होता है सिंगल, वन। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब क्रॉस दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, तो कॉन्ट्रास्टिंग। यहां पर क्या होगा, मेंडल दो प्लांट्स लेंगे, उन दोनों प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। जैसे कि एक प्लांट टोल है, दूसरा प्लांट ड्वार्फ है। यहां पर कैरेक्टर कौन सा लिया, प्लांट की हाइट सी। मेंडल ने दो प्लांट लिए, एक तो हो गया प्योर टोल, तो यहां पर कैरेक्टर कौन सा ले रहे हैं हम, कैरेक्टर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल हाइट, प्लांट की हाइट हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। सो दिस इज वन कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं। एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट तो क्या हो गया, एक तो हो गया हमारा प्योर टोल और दूसरा हो गया प्योर ड्वार्फ। अब देखो यहां पर हमें इसके जीनोटाइप का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्योर टोल होता है उसका मेंडल ने क्या बताया, कैपिटल टी, कैपिटल टी समझने के लिए हम यहां पर इसको समझ रहे हैं। और प्योर ड्वार्फ जो है इसका जीनोटाइप है स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब जब ये पेरेंटल जनरेशन में गेमेट्स बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गेमेट फॉर्मेशन होता है, तो जब भी गेमेट फॉर्मेशन होता है वहां पर एक प्रोसेस होती है मियोसिस, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स हाफ होंगे तो उससे क्या होगा, जो एलिल्स हैं वो भी आपस में सेपरेट हो जाएंगे हाफ होकर के। तो देखो यहां पर ये जो कैपिटल टी है, ये भी आपस में सेपरेट हो जाएंगे, मतलब एक एलिल एक गेमेट के अंदर जाएगा, तो इससे जो गेमेट बनेगा उसके अंदर ये एक जाएगा या दूसरे गेमेट में ये वाला जाएगा। सिमिलरली जो ड्वार्फ है उसके अंदर भी जब गेमेट्स बनेंगे तो ये दोनों एलिल सेपरेट हो जाएंगे और एक एलिल एक गेमेट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर एक टाइप का गेमेट बना और यहां पर भी एक टाइप का गेमेट बनेगा। उससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो उससे ये दोनों आपस में फिर से फ्यूज हो जाएंगे, जो हम जानते हैं जाइगोट के अंदर होता है। तो ये वाली यहां पर कंडीशन आ जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब जो फर्स्ट जनरेशन आई है पेरेंटल जनरेशन से, उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए नेक्स्ट पेज पे मैं इसको समझा देता हूं। मान लीजिए एक प्लांट है प्योर टोल और दूसरा है प्योर ड्वार्फ। ठीक है, यहां पर इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है, इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। जब गेमेट फॉर्मेशन होंगे तो यहां पर क्या होगा, दोनों एलिल सेपरेट हो जाएंगे, यहां पर भी दोनों एलिल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा एक गेमेट आएगा, मान लीजिए ये वाला गेमेट आया, इधर से भी कोई एक गेमेट आएगा, यहां से ये आया, तो जो जनरेशन आएगी इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। तो मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने दो तरीके के प्लांट्स को क्रॉस कराया, एक तो लंबे प्लांट थे, दूसरे छोटे प्लांट थे, दोनों को क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में उसको सारे के सारे कैसे मिले, टोल। तो इस केस में सारे प्लांट कैसे मिलेंगे, टोल, F1 जनरेशन में। अब क्या होगा, F1 जनरेशन वाले प्लांट को ही आपस में सेल्फ पोलिनेट करा दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक प्लांट तो मान लीजिए ये हो गया, मतलब इसी वाले को क्रॉस करा रहा हूं मैं, यहां पर लिख देते हैं अपन F1 वाली जनरेशन में, यहां पर लिख रहा हूं एक प्लांट ये हो गया, दूसरा प्लांट ये हो गया। अब यहां से दो तरीके के गेमेट बनेंगे ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, राइट। यहां पर भी इसी तरीके से दो तरीके के गेमेट्स बनेंगे। अब देखो यहां पर चांसेस कैसे होते हैं, दो तरीके के गेमेट्स बने, फर्स्ट वाला इस थर्ड वाले से क्रॉस करेगा, तो यहां पर ये चांसेस हो गए कैपिटल टी के। फिर फर्स्ट वाला फोर्थ से कैपिटल टी स्मॉल टी फर्स्ट से इससे होगा तो कैपिटल स्मॉल, और इससे जब ये क्रॉस करेगा तो यहां पर स्मॉल टी आ जाएगा। मतलब ये सब पॉसिबिलिटीज हैं कि इतने टाइप के प्लांट्स बन सकते हैं। देखो F2 जनरेशन में, अब ये जो जनरेशन आई है इसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, फीलियल 2 जनरेशन। F1 जनरेशन के प्लांट से जो नए प्लांट्स बनेंगे उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो मेंडल ने क्या पाया कि 75% जो प्लांट बने हैं वो तो बने हैं टोल, और 25% प्लांट जो बने हैं वो कैसे बने हैं, ड्वार्फ। अब
ये तो हो गया फिनोटाइप, मतलब बाहर से देख करके हम इसको ऐसा बता सकते हैं। लेकिन अगर इनके जीनोटाइप की बात करें तो यहां पर देखो, एक तो प्योर टोल है, प्योर टोल, बाकी के जो दो हैं ये इम्प्योर टोल है, मतलब देखने में तो टोल लग रहे हैं ये, लेकिन अगर हम इनको सेल्फ पोलिनेट कराएं तो आगे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, लंबे ही होंगे, ये इम्प्योर टोल कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, प्योर ड्वार्फ हो गया। तो मेंडल ने बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो है, आगे और बताऊंगा मैं आपको, फिनोटिपिक रेशियो है, उसमें जो रेशियो आया है वो तो है 3:1, मतलब 3 तो प्लांट कैसे हैं, टोल हैं, और उनमें से 25% या 1 क्या है, वो ड्वार्फ है। ये हो गया जीनोटाइप रेशियो। अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियो की तो आप देखो यहां पर 1:1, मतलब 1:2:1 का रेशियो मिलता है हमें जीनोटाइप के अंदर, मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन के अंदर। तो इसमें 25% तो कैसे हैं, प्योर टोल है, 50% कैसे हैं, इंप्योर टोल है, और 1 कैसा है, प्योर ड्वार्फ है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई आपको। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं। देखो, प्योर टोल को प्योर ड्वार्फ से जब क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन के अंदर सारे प्लांट्स कैसे बनेंगे, टोल, लेकिन ये हाइब्रिड होगा या यूं कह दो इम्प्योर होगा। अब जब इस टोल वाले प्लांट को सेल्फ ब्रीडिंग की जाएगी या सेल्फ पोलिनेशन किया जाएगा तो इसमें रेशियो देखो किस तरीके का मिलता है। इसमें 3 तो मिलेंगे हमें टोल, लेकिन वो टोल बाहर से देखने पे टोल है, ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे 3/4, 3/4 मतलब 75%, और एक हमें मिलेगा ड्वार्फ, तो मतलब हमें 3:1 का रेशियो मिला, 3 तो मिले टोल और एक हमें कैसा मिला, ड्वार्फ मिला। यह है फिनोटिपिक रेशियो, दैट इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जिसको हम बाहर से देख करके बता सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक सब्सटेंस है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन है, जिसको हम जीनोटाइप के बेसिस पे समझते हैं, वो अलग है। देखो यहां पर जो टोल है उसका है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस टी का भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो ये क्या हो गया, 1:2:1, ये दोनों सेम है, ये अलग है और ये अलग है, राइट। तो रेशियो क्या निकल के आया, 1:2:1। चलिए आगे और मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। चलिए अब देखो यहां पर मेंडल ने जो लॉ दिए थे वो 3 लॉज थे, लेकिन उनमें से जो 2 लॉज हैं वो तो है बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड, और जो दूसरा है बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये दूसरा है डाईहाइब्रिड क्रॉस, पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे हमारे पास थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको 1 बाय 1 करके डिटेल में समझते हैं। चलिए अब देखो यहां पर सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ये यहां पर पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, ठीक है, ये प्योर टोल है, ये प्योर ड्वार्फ है। गेमेट जब बनेंगे तो यहां पर एक ही तरीके का गेमेट बनता है, होमोजाइगस के कंडीशन में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यहां पे भी होमोजाइगस है तो एक ही तरीके का गेमेट बनेगा। जब दोनों क्रॉस करेंगे तो ये यहां पर F1 जनरेशन मिल गई, हमें F1 जनरेशन मिल गई। F1 जनरेशन को जब आपस में हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, इसमें 2 तरीके के गेमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी भी आएगा, स्मॉल टी भी आएगा, यहां पर भी 2 तरीके के गेमेट्स बनेंगे। और जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि 3 प्लांट टोल हैं और एक ड्वार्फ है। अब फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ये सारे टोल थे, और जीनोटाइप के रेशियो की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी था इनका जीनोटिपिक रेशियो। ओके, अब F2 जनरेशन की बात करते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो में F2 जनरेशन में क्या होगा कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनमें से 75% तो टोल हैं और 25% क्या है, ड्वार्फ हैं, तो 3:1। और अगर जीनोटाइप की बात करें तो वो आएगा 1:2:1, जिनमें से 1 तो है प्योर टोल, 2 क्या है, इंप्योर टोल, और एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास प्योर ड्वार्फ। ठीक है, आई होप इतनी चीज क्लियर है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जब हम एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो इस टाइप के क्रॉस को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्योर टोल एंड प्योर ड्वार्फ के प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराएं, जिसमें कैरेक्टर तो एक ही प्लांट की हाइट है, जिनमें एक प्लांट टोल है और दूसरा प्लांट ड्वार्फ है, तो अगर इसको क्रॉस कराएं तो इसे क्रॉस को कहा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन क्या होती है। देखो
इन F1 जनरेशन इट वॉज फाउंड दैट ओनली वन ऑफ द ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड, मतलब F1 के अंदर हमें क्या मिलेगा, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में से सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमें देखने को मिलेगा, जो प्लांट की हाइट के केस में टोल प्लांट है। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टोल थे, जैसे हमने यहां पर देखा ये वाला केस, इसमें सारे प्लांट टोल मिले हैं हमें। ठीक है, वो ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। तो इस केस के अंदर प्लांट की जो हाइट है, टोल वाली प्लांट, वो जो कैरेक्टर है वो यहां पर क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट का आपने वैसे भी समझा होगा, डोमिनेटिंग नेचर है। तो ये यहां पर क्या है, जो डोमिनेटिंग नेचर का है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दिखाएगा, दूसरे वाले को सप्रेस कर देगा, दबा देगा। मतलब जो टोल है प्लांट की हाइट, वो यहां पर डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, डोमिनेंट है, और जो प्लांट की हाइट ड्वार्फ वाली है वो अपने आप के इफेक्ट को नहीं दिखा पाता, तो उसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखो वो ट्रेट जो अपना इफेक्ट दिखाता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और वो ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता F1 जनरेशन के अंदर उसे हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो प्लांट की जो टोल ट्रेट है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और जो ड्वार्फ वाला ट्रेट है वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। आई होप यहां तक क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन की। देखो F1 जनरेशन से जो प्लांट बनेंगे ये थे, तो ये F1 जनरेशन से जो प्लांट बन रहे हैं यहां पर, ये सारे प्लांट क्या है, F2 जनरेशन। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि F2 जनरेशन क्या है। लेकिन F2 जनरेशन में हमें रेशियो क्या मिला, 3 प्लांट लंबे थे, 1 प्लांट छोटा था, तो 3 प्लांट लंबे मतलब 75%। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, 3:1। 3 कैसे हैं, टोल है, 1 कैसा है, ड्वार्फ है, ये फिनोटिपिक रेशियो है। जबकि जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो हो गया 1:2:1। 1 हो गया प्योर टोल, 2 हो गया इम्प्योर टोल, और 1 हो गया प्योर ड्वार्फ। देखिए यहां पर द F2 जनरेशन वॉज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के प्लांट जब सेल्फ पोलिनेशन करेंगे तो मिलेंगे हमें F2 जनरेशन। द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव ट्रेट ऑब्टेन्ड वर इन द रेशियो ऑफ 3:1। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो यहां पर 3 तो क्या है, टोल है, और 1 क्या है, ड्वार्फ है, या यूं कहें 75% तो टोल है और 1% क्या है, ड्वार्फ है। ये फिनोटिपिक रेशियो है। 75% of the offspring which appeared in F2 generation had dominant trait while 25% कैसे होंगे, ड्वार्फ होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेशियो क्या मिला हमें, 3:1 का जो रेशियो मिला है वो यहां पर मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो भी इसको कहा जाता है, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:1। ये बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रेट जो अपने आप को F1 जनरेशन के अंदर छुपा के रखा था वो F2 में दिख गया है। जैसे कि हमने यहां पर देखा ना, जैसे सारे के सारे प्लांट कैसे मिले थे, हमें टोल मिले थे F1 जनरेशन में। इसका मतलब इसमें वो ड्वार्फ वाला एलिल भी था, लेकिन वो अपने इफेक्ट को दिखा नहीं पा रहा था, उसने अपने आप को क्या कर लिया था, हाइड कर लिया था, छुपा लिया था, जो कहां पे जाकर के हमें देखने को मिला, F2 जनरेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेंडल के लॉज की, कि कौन कौन से मेंडल ने लॉज दिए। देखो यहां पर सबसे पहला लॉ जो मेंडल ने दिया था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हम ऑलरेडी अभी समझ चुके हैं। F1 जनरेशन में द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, दिस ट्रेट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट, एंड द ट्रेट which cannot express itself in F1 generation, it is called as recessive trait, and the allele which is controlling this trait is also called as dominant allele, and वो एलिल जो रिसेसिव वाले ट्रेट को कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव एलिल। ठीक है, यही इसका इफेक्ट जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। देखिए व्हेन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस का मतलब जिसमें दोनों एलिल सेम है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस है क्योंकि दोनों एलिल सेम है, और ये भी होमोजाइगस है क्योंकि इसमें भी दोनों एलिल सेम है। ठीक है, तो जब 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स को एक या एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम क्रॉस कराते हैं तो वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपीयर होता है उस ट्रेट को तो हम बोलते हैं F1 डोमिनेंट ट्रेट, और वो ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता F1 जनरेशन के अंदर उसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर भी बेस्ड है। तो देखो सेकंड लॉ क्या होता है,
इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, दो चीजें आपस में अलग अलग हो जाएगी, क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। तो यहां पर ये समझो कि कोई दो चीज आपस में अलग हो रही है। कौन सी दो चीजें अलग हो रही है? मान लीजिए अभी हमने बात की कि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर दो एलील सेम है, तो जब गेमेट फॉर्मेशन होगा तो दोनों एलील्स सेपरेट हो जाएंगे। यही लॉ ऑफ क्या है, सेग्रीगेशन है। देखो यहां पर ये पेरेंटल जनरेशन थी, टोल है ना, तो यहां पर देखो आप कैपिटल टी है। अब इसके अंदर जो दोनों एलील्स हैं एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, ये दोनों एलील सेपरेट हो जाएंगे और एक ही एलील एक गेमेट के अंदर ट्रांसफर होगा। तो यहां पर ये वाला केस है और ड्वार्फ वाले में क्या है, स्मॉल टी है, तो यहां पर भी एक गेमेट बनेगा, मतलब एक टाइप का गेमेट बनेगा, तो उसमें स्मॉल टी ट्रांसफर होगा। जब दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो यहां पर कैपिटल स्मॉल एक साथ मिल जाएंगे और उसके बाद में ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है इसके जब गेमेट्स बनेंगे तो ये भी सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहां पर ये गेमेट्स बने, सेपरेट हो गए दोनों एलील्स। तो ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन बोथ द एलील्स आर सेपरेटेड। चलिए अब यहां पर देखो, द टू एलील्स रिमेन टुगेदर विदाउट बीइंग कॉन्टेमिनेटेड। जो दोनों एलील हैं जब ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो एक दूसरे को कॉन्टेमिनेट नहीं करते, एक दूसरे को दबाते नहीं है, लेकिन जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। देखो, व्हेन गेमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देम द टू सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों एलील्स में एक एक अलग हो जाएगा। होमोजाइगस पेरेंट जो होगा, मतलब ये वाली कंडीशन बात कर रहे हैं, होमोजाइगस जिसमें दोनों एलील सेम है, होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गेमेट्स दैट आर सिमिलर। तो जो होमोजाइगस टाइप का पेरेंट होगा उसके अंदर दोनों टाइप, मतलब एक ही टाइप का क्या होगा, गेमेट बनेगा, मतलब सेम टाइप के गेमेट बनेंगे। भाई ये है तो एक गेमेट भी, पहला जो गेमेट है उसमें भी ये गया, दूसरा गेमेट है उसमें भी, मतलब सेम टाइप के गेमेट हो गए। तो यहां पर होमोजाइगस जो पेरेंट है वो सेम टाइप के गेमेट्स बनाता है, जबकि जो हेट्रोजाइगस पेरेंट है उसके अंदर दोनों तरीके के एलील है, कैपिटल भी है स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो दो तरीके के गेमेट्स बनते हैं यहां पर, टू काइंड्स ऑफ गेमेट्स ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। तो दूसरा वाला जो केस है वो यहां पर ये वाला है। देखो ये वाला क्या है, दोनों एलील्स डिफरेंट है, तो एक गेमेट के अंदर तो कैपिटल टी जाएगा, दूसरे के अंदर स्मॉल टी जाएगा, तो दो डिफरेंट टाइप के गेमेट्स फॉर्मेशन होते हैं अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है तो। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं हम, टू हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स आर इंटरक्रॉस। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि हेट्रोजाइगस टॉल कौन सा होता है। देखो हेट्रोजाइगस हम जानते हैं वो कंडीशन जिसमें दोनों एलील्स डिफरेंट होते हैं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया हेट्रोजाइगस टोल, क्योंकि होता ये भी टोल है बाहर से देखने पे। अगर इन दोनों को हम क्रॉस कराएंगे तो आप बताओ कि जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, एक गेमेट में ये गया, दूसरे गेमेट में ये गया, मतलब एलील सेपरेशन होंगे एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां पर देखो आप कि जब हम क्रॉस कराएंगे इनका, कैपिटल टी इसका इससे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेकंड का फोर्थ से स्मॉल टी। अब आप यहां पर देखिए, एक तो प्योर टोल है, दो इंप्योर टोल है, और एक कैसा है, प्योर ड्वार्फ। अब यहां पर क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोल प्रोजेनी विल बी होमोजाइगस टोल। होमोजाइगस टोल का मतलब कौन सा वाला आएगा, ये वाली कंडीशन। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर कितना परसेंट कैपिटल टी है, एक ही है आउट ऑफ 4, तो कितना हो गया, 25% हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आगे देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया, अब हम समझेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो डाई मतलब 2, हाइब्रिड मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और क्रॉस मतलब दोनों के बीच में क्रॉस। चलिए अब देखो क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी हमने पिछले वाले में तो क्या लिया था, सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर किया था, दैट इज प्लांट की हाइट। अब यहां पर दो कैरेक्टर को कंसीडर किया जाएगा, हो सकता है एक प्लांट की हाइट हो, दूसरा सीड का शेप हो, या हो सकता है सीड का कलर हो एंड सीड का शेप हो। याद कीजिए वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मैंने आपको बताए थे, वो फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इनमें से कोई भी दो कैरेक्टर को हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे, वो हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उन्हीं के क्रॉस को समझेंगे। तो अभी हम समझेंगे इन दोनों की हेल्प से।
सीड का शेप एंड सीड का कलर। ठीक है, सीड का शेप राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है, और सीड का जो कलर है वो या तो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। चलिए इसी के बेसिस पे हम उस क्रॉस को समझते हैं। ठीक है, पहले समझेंगे फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो यहां पर डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया है। टू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। ये दो कैरेक्टर कौन से हैं? एक तो है सीड की शेप एंड एक है सीड का कलर। ठीक है, सीड शेप और दूसरा है सीड कलर। अब सीड की शेप या तो राउंड हो सकती है या रिंकल्ड हो सकती है। सीड का कलर या तो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। देखिए अब यहां पर हमने जो कैरेक्टर लिया है वो यह है कि पहला जो प्लांट है P1, उसके अंदर जो सीड है वो येलो है और राउंड है, और जो P2 है उसके अंदर ग्रीन है एंड रिंकल्ड है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इस नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। देखो P1 पेरेंट वन, उसका जो सीड का कैरेक्टर है वो है येलो राउंड, और दूसरा जो है वो है P2। P2 में क्या है? ग्रीन एंड रिंकल्ड। अब यहां पर हमें इनका जीनोटाइप देखना पड़ेगा। देखो इस वाले प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल Y एंड कैपिटल R। इस केस के अंदर जो ग्रीन रिंकल्ड है उसका है स्मॉल y एंड स्मॉल r। ठीक है, ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिए। अब देखिए जब यहां पर गेमेट फॉर्मेशन होगा तो क्योंकि ये होमोजाइगस टाइप का है, इस कैपिटल Y में से एक ही Y आएगा, कैपिटल R में से एक ही आएगा, तो ये गेमेट्स इसके तो ये बनेंगे, और यहां पर जो इसका गेमेट बनेगा वो स्मॉल y स्मॉल r, इसका एक तरीके का ये गेमेट बनेगा। ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, F1 जनरेशन बनेगी। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट आएंगे उसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। लेकिन अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियो की तो ये सारे के सारे कैसे हैं? येलो एंड राउंड। अब आप देखो मेंडल ने तो दो तरीके के प्लांट लिए थे, एक तो वो था जिसका सीड येलो एंड राउंड थे, दूसरा वो था जिसके सीड ग्रीन एंड रिंकल थे। लेकिन F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ ये वाला कैरेक्टर आ पाया है, या यूं कहें ये वाला ट्रेट आ पाया है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? वो ट्रेट जो F1 जनरेशन में अपने इफेक्ट को दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। तो येलो राउंड जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है। अब हम F2 को समझना बाकी है। देखो F2 को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम समझेंगे F2 को। अभी हमें पता है कि F1 के अंदर क्या आया? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, इसका क्रॉस कराएंगे हम इसी से। मतलब क्या होता है? F2 जनरेशन तो कब मिलेगी? जब F1 जनरेशन के अंदर आपस में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब देखो यहां पर सिर्फ एक के गेमेट फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, दूसरे का अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर चार तरीके के गेमेट बनेंगे। कैपिटल R कैपिटल Y, एक बार कैपिटल, और इसका भी एक। ठीक है, स्मॉल y, दोनों कैपिटल हो गए, एक बार कैपिटल के साथ स्मॉल आ गया। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? स्मॉल r कैपिटल Y, और फोर्थ क्या हो जाएगा? स्मॉल r स्मॉल y। यहां तक बात क्लियर है? एक बार दोनों कैपिटल, एक बार r कैपिटल, एक बार y कैपिटल, और एक बार दोनों स्मॉल। इसमें जिस तरीके के गेमेट बनेंगे उसमें भी इस तरीके के बनेंगे। तो इसके लिए यहां पर हमें एक टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है। देखो ये वाली टेबल। ठीक है, दोनों कैपिटल हो गए, एक बार कैपिटल R हो गया, एक बार कैपिटल Y हो गया, और एक बार दोनों स्मॉल हो गए। अब देखो इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो काफी इजी है। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y। तो यहां पर इनके क्रॉस से क्या बनेगा? इस बोर्ड को हम बोलते हैं चेकर बोर्ड या फिर बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, जो यहां पर हमें क्रॉस की पॉसिबिलिटीज को बताता है। दोनों कैपिटल, ये दोनों भी कैपिटल। अब कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरीके से यहां पर ये पूरा देखो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r।
इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर जीनोटाइप की। अब देखो यहां पर एक चीज समझते हैं हमें देखने हैं कि यहां पर कितने तरीके के क्रॉसिंग ऑप्शंस बनते हैं ना, कितने तरीके के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज है। देखो एक तो हमारे पास थाई था राउंड येलो, तो इसको चेक करेंगे ये कितने रेशो में आ रहा है। दूसरा हमारे पास में है रिंकल्ड ग्रीन, देखो राउंड होने के लिए एक आर भी काफी है, एक कैपिटल आर, और येलो होने के लिए एक कैपिटल वाई काफी है। तो आप देखो एक कैपिटल आर या दोनों, या एक कैपिटल वाई या दोनों, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ये वाला राउंड येलो। 1, दूसरा हो गया हमारा, ये भी हो गया 2, 3, 4, 5, ये नहीं है क्योंकि वाई देखो दोनों स्मॉल है। ये हो गया, ये नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एक हो गया, ये नहीं है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, मतलब 9 तो कैसे हो गए, राउंड येलो, ठीक है। और रिंकल्ड ग्रीन की बात करते हैं हम। रिंकल्ड ग्रीन का मतलब है कि ऐसे जिसके दोनों स्मॉल आर और इसमें हो गए दोनों स्मॉल वाई। तो आप देखो यहां पर सिर्फ कितने हैं, सिर्फ एक है, देखो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 1। बाकी के कौन से हैं, बाकी का एक नया कॉम्बिनेशन यहां पर बनता है राउंड के साथ ग्रीन और रिंकल्ड के साथ येलो। अभी चेक करते हैं, देखो इसको, रिंकल्ड येलो। जो राउंड ग्रीन है, राउंड के अंदर तो देखो एक कैपिटल आर काफी है, और दोनों कैसे होने चाहिए, ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, मतलब दोनों स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर या दोनों कैपिटल आर। देखिए यहां पर स्मॉल वाई वाले चेक कर लें अपन, इसको हाईलाइट पिंक से कर लेते हैं। स्मॉल वाई, देखो ये तो होगा नहीं, ये इसमें एक कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई देखो ये वाला एक हो सकता है, ठीक है। राउंड के लिए एक कैपिटल आर भी होगा तो वहां पे चल रहा है, दोनों स्मॉल वाई, ये नहीं है, ये है, एक ये हो गया, ठीक है, 3 हो गए मतलब, है ना। तो ये राउंड ग्रीन कैसे हो गए, 3। ऐसे ही अगर हम बात करें रिंकल्ड येलो की, तो रिंकल्ड येलो भी 3 होंगे। देखो कैसे, इसके अंदर रिंकल्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल आर, ये क्या होने चाहिए, दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, ठीक है। दोनों स्मॉल आर चेक कर लो, और येलो के लिए एक या दोनों कैपिटल वाई। देखो स्मॉल आर वाले चेक करते हैं, ये वाला 1, मतलब इसको अलग कलर से कर लेते हैं, 1, 2, 3। समझ आ गई बात, दोनों स्मॉल आर हैं और दोनों में से एक वाई कैपिटल है, तो ये भी हो गया 3। तो इसका जो रेशो आता है वो आता है 9:3:3:1, 9:3:3:1, ठीक है। और जो इसका जो जीनोटिपिक रेशो है वो आता है 1:2:2:4, 1। देखो ये कैसे आता है, इसको अगर आप और इजी याद करना चाहते हो तो 12, 24, 12, 12, 1 इस तरीके से याद रख सकते हो, या फिर 1:2, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 1:2:1, 2:4:2, 2:4:2, 1:2:1, ठीक है। 1:1, 2:4:2 एंड 1:1, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जीनोटिपिक रेशो के अंदर कौन कौन से डिफरेंस है, ठीक है। ये एक अपना अलग है, पूरे में ये एक ही ऐसा मिलेगा, तो मान लीजिए इस एक को ये एक मान लिया। जो अगले दो हैं वो देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसको भी देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये वाले दो, ये दो हो गए। ये जो अगले दो हैं ये वाले हैं, कैपिटल, इसको एक बार अपन कलर चेंज कर लेते हैं,
ठीक है, अब देखो यहां पर व्हाइट से कर लेते हैं। ये जो 1 है ये अकेला 1 है यहां पर ऐसा। ये जो 2 है ये 2 हमें कौन सा मिल रहा है, ये वाले, ये 1 हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाले ये हो गए। ठीक है, मतलब ये दोनों क्लियर हो गए। अगला जो 2 है ये 2 देखो, ये वाला देखो, यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं इसका हम। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अगले जो 4 हैं वो देखो, ये है 1 2 3 4। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, अगले जो 1 है ये 1 इसको मान लीजिए आप। फिर जो 2 हैं ये वाले 2 हैं। ये जो 1 है ये अकेला 1 यहां पर बचा हुआ है। 2 जो है वो ये वाले हो गए 2। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो इनका रेशियो अब हम समझते हैं। देखो क्या है, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता है वो फिनोटाइप में 9:3:3:1 आता है, जिसमें से 9 कैसे हैं, राउंड येलो होते हैं, और 3 कैसे हैं, राउंड ग्रीन है, और 3 बाकी के कैसे हैं, रिंकल्ड येलो हैं, और 1 कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन। तो मेंडल ने यहां पर देखा कि हमने जो कैरेक्टर है वो तो लिए तो 2 ही थे भाई, 2 ही तरीके के तो लिए थे हमने कॉम्बिनेशन। राउंड येलो का एक कॉम्बिनेशन लिया था और रिंकल्ड ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन लिया था। राउंड के साथ में ग्रीन कहां से आ गया और रिंकल के साथ में येलो कहां से आ गया, मतलब ये जो दो कॉम्बिनेशन बने ये नए कॉम्बिनेशन आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से चिपका हुआ नहीं है, ये अलग अलग इंडिविजुअली सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। तो इसी के लिए मेंडल ने क्या दिया, थर्ड लॉ दिया, जिसका क्या नाम है, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं सबसे पहले। हाँ, तो ये तो हमने समझ लिया था डेफिनेशन तो, कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, द क्रॉस इन विच 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। ठीक है, अब देखो यहां पर इसमें क्या होता है, 2 एडिशनल कॉम्बिनेशन बने हैं यहां पर, 2 एडिशनल कॉम्बिनेशन, दैट इज येलो एंड रिंकल सीड का एक कॉम्बिनेशन बना, और दूसरा बना ग्रीन एंड राउंड का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, येलो और ग्रीन सीड कैरेक्टर और येलो राउंड एंड रिंकल्ड ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। मतलब ना तो येलो को ग्रीन, ना ग्रीन को येलो, ना राउंड को रिंकल्ड, और ना ही रिंकल्ड को राउंड, ये एक दूसरे को अफेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब इसी से रिलेटेड थर्ड लॉ दे दिया मेंडल ने, क्या नाम रखा इसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब अपनी फ्रीली, असोर्टमेंट का मतलब है सिलेक्शन। तो जब नेक्स्ट जनरेशन में एलिल्स ट्रांसफर होते हैं वो दूसरे एलिल्स से इंडिपेंडेंटली जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर जो राउंड वाला सीड है उसके साथ में हमेशा येलो नहीं जाएगा, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है। इसी तरीके से रिंकल के साथ हमेशा ग्रीन नहीं जाएगा, रिंकल के साथ येलो भी जा सकता है। ठीक है, देखिए, इफ द इनहेरिटेंस ऑफ 2 or more than 1 pair of characters are studied simultaneously of factors of or gene of each pair of character pass to the next generation independently। जब 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी एक साथ की जाए तो वहां पर जो जीन या जो एलिल हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ना कि एक दूसरे के साथ में। आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस चैनल को बेटा हमारा सब्सक्राइब करके रखें ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। आने वाले दिनों में हम आप लोगों के लिए लाइव लेक्चर्स भी लेकर के आने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे, बाय।